नरेथर बताता है एथन और कॉन्टिनेंट, और फिर एक बड़ा सा मैप दिखाई देता है। फिर बोलता है ये होली अलायंस ऑफ एम्पायर। फिर बोलता है द होली अलायंस ऑफ एम्पायर इस जगह पे नियंत्रित करता है। और फिर एक रेड फ्लैग और एक ब्लू फ्लैग दिखाई देता है। फिर वो नरेथर बोलता है, फिर बताता है इसका नींव मून गॉडेस ऑफ एलिसिया ने रखा था। और फिर मून गॉडेस ऑफ एलिसिया को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक तलवार पकड़े होता है। फिर नरेथर बोलता है एक नया कॉन्टिनेंट ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और फिर एक मेज दिखाई देता है जो अपने हाथ से तितलियों को उड़ा रहा होता है। फिर नरेथर बोलता है यहाँ पे डिवाइन आर्ट और मैजिक हर जगह पे फ्लो करता है। फिर हमें एक पैनल दिखाई देता है जिसमें एक नेकोमेंसर डेड सेना को जिंदा कर रहा होता है। फिर चांद के रोशनी में एक महल को दिखाया जाता है। और नरेथर बताता है नॉर्थ ऑर्थोडॉक्स पावर पे कड़ी निगरानी रखी जाती है। फिर कुछ मेज दिखाई देते हैं जो एक बुक के आजू बाजू कुछ रिचुअल कर रहे थे। फिर नरेथर बताता है ये इधर पे बैन है, ये लोगों के हार्ट को करप्ट कर देता है। फिर बताता है लेकिन इस अंपायर के बॉर्डर पे कहीं डीप में छुपा हुआ है सेंटर ऑफ पावर। फिर एक रेड मून को दिखाया जाता है। फिर बोलता है लेजेंड ऑफ द अवेकनिंग ऑफ एशियन ब्लड लाइन और एशियन फॉरगेटन सीक्रेट कहीं छुपा हुआ है। फिर सीन चेंज होता है, एक पैनल दिखाई देता है जहाँ पे फिर हम एक जंगली सुअर को दिखाया जाता है जो बहुत मजे से चल रहा होता है। उसके पैर के नीचे एक ट्रैप था। जैसे उस ट्रैप पे वो पैर रखता है उसे महसूस हो जाता है वो किसी खतरनाक चीज पे पैर रखती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर हमें एक व्हाइट बाल वाला लड़का दिखाया जाता है। वो बोलता है ग्रेट, इसने मेरे चारे को खा लिया। फिर वो हंसते हुए बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर इसका नाम पता चलता है, इसका नाम रिचर्ड है। फिर बोलता है यू बिग पिग ट्रेटर, तो ये इस कहानी का हीरो है। फिर एक एरो बहुत तेजी में आता है उड़ते हुए और उस सुअर को लग जाता है। फिर रेथर सोचता है एरो किसने मारा। फिर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। फिर कुछ बच्चा दिखाई देता है, वो बच्चा बोलता है ये शिकार मेरा है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है तुमने मेरा शिकार चुरा लिया पीरू। फिर हमें पीरू दिखाई देता है जिसके हाथ में एक वो होता है, वो शक्ल से ही बदमाश लग रहा होता है। पीरू बोलता है यहाँ पे मौजूद हर कोई ये गवाही दे सकता है कि मैंने ही जंगली सुअर को शूट किया। फिर वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है हम सब ने देखा कि तुमने वहाँ पे एक छोटा सा एनिमल ट्रैप लगाया था। फिर वो बोलता है कैसा चोरी, जस्ट बिकॉज कि तुमने ये ट्रैप लगाया है तो हम लोग मान ले कि हमने चोरी किया है। हमने सुबह देखा था कि जब तुम निकले थे तो अपने साथ छोटे छोटे जानवरों के जाल लेके निकले थे। और बोलता है यहाँ पे सभी अच्छे शिकारी है। और फिर जाल को उठाते हुए बोलता है इस प्रकार का छोटा मोटा जाल सिर्फ खरगोश को पकड़ने के काम आता है। तो फिर एक जंगली सुअर तुम्हारा शिकार कैसे हो सकता है। और हंसने लगता है क्योंकि तुम लोग जानते थे कि मैं यहाँ खरगोश का शिकार करने आया हूँ, तो फिर तुम लोग जंगली सुअर का शिकार करने के लिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आए। फिर एक लड़का बोलता है तुम्हारे शब्द, तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा शिकार चुराने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए। फिर दूसरा लड़का बोलता है उस पे अपना वर्ड बर्बाद करना बंद करो, पीरू ही वो है जिसने उसको मारा। फिर रिचर्ड बोलता है तुम लोग बहुत आगे जा रहे हो, यह शिकार मेरे जाल में फंसा था। पीरू का एक दोस्त अपने हाथ को चटकाते हुए रिचर्ड को मारने के लिए आ रहा था। बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हारे पास माँ तो है लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे पास कोई बाप नहीं है। फिर दूसरा लड़का उसका हाथ मोड़ते हुए बोलता है तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत महान हो क्योंकि तुम किताबें पढ़ लेते हो, शब्द लिख लेते हो और कुछ जानवरों के ट्रैप लगा लेते हो। फिर वो पहला लड़का बोलता है फिस्ट ही एक ओनली ट्रुथ है, मतलब मुट्ठी ही एक लौता सच है। फिर पीरू बोलता है तुम हमसे बचने की कोशिश कर रहे हो। रिचर्ड बोलता है वो शिकार क्लियरली मेरा ही था। फिर पीरू उसको लात से मारते हुए बोलता है तुम अभी भी बात कर रहे हो। और रिचर्ड को पीरू और उसके दोस्त मिलके बहुत मारते हैं और उसको मार के दूर फेंक देते हैं। फिर वो लोग उसके पापा के ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं यू बास्टर्ड विद नो फादर। फिर पीरू बोलता है तुम एक बार फिर बोल के तो देखो ये शिकार तुम्हारा है। फिर बोलता है तुम हमारे सामने सबमिट कर दो। फिर रिचर्ड उठते हुए बोलता है वह शिकार मेरा है। पीरू दांत पीसते हुए बोलता है तुम लोग इसे इतना मारो कि यह मर जाए, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले उठा लूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक घर को दिखाई देता है। फिर रिचर्ड की माँ पूछती है कि तुम्हारी बॉडी पे ये चोट कैसे लगे। रिचर्ड झूठ बोलता है कि ये जंगली सुअर को हंट करते टाइम पे चोट लग गया। फिर उसकी माँ बोलती है ये मेरी ही गलती है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें एक शानदार दावत देने के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने के लिए बोला, तुम मेरे कारण अपने आप को इतना पुश मत करो। फिर रिचर्ड की मदर एक हीलिंग स्पेल यूज करते हुए बोलती है तुम हिलो मत, बस थोड़ा सा सहन कर लो। फिर उसकी माँ बोलती है तुम्हें अपने आप पे इतना इतना पुश नहीं करना चाहिए, अब से तुम हंटिंग करते वक्त कुछ थोड़ा ज्यादा ही ख्याल रखना, केयरफुल रहना। फिर रिचर्ड बोलता है डोंट
वरी मॉम, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी 10 साल का हो चुका हूँ, मुझे अपने घर के चीजों का ध्यान रखने का एबिलिटी है। फिर अपने हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, देखो माँ, ये छोटा सा घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर माँ उसकी माँ एक छोटा सा स्माइल देते हुए बोलती है, इस लड़के को बचपन से ही अपने ताकत दिखाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। फिर उसकी माँ बोलती है, इससे पहले कि मैं इसे जान पाती, ये पहले ही 10 साल का हो गया है। और ये सब इसकी माँ मन में बोल रही थी। टाइम तो बहुत तेजी से उड़ रहा है, अब टाइम आ गया है इसे उस सीक्रेट के बारे में बताने का, एक स्पेशल रिचुअल के बारे में बताने का। फिर रिचर्ड की माँ रिचर्ड को बोलती है, रिचर्ड, तुम्हें हमेशा से सीखना था ना कि डिवाइन आर्ट का यूज कैसे करते हैं, तो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। रिचर्ड, रियली? बिल्कुल, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है, यह तुम्हारे 10th बर्थडे का प्रेजेंट होगा। और दिखाई देता है कि उसकी माँ एक मैजिक स्पेल यूज करके बर्तनों को हवा में उड़ा रही होती है। रिचर्ड खुश होते हुए बोलता है, मैं सीखूंगा। फिर वह सोचता है, डिवाइन आर्ट सीखने के बाद मैं किसी बुली नहीं होऊंगा। फिर रिचर्ड की माँ बोलती है, अभी इतना खुश मत हो। फिर बोलती है, डिवाइन आर्ट को सीखना कोई आसान काम नहीं। फिर पे इस कॉन्टिनेंट पे ऐसा कोई भी नहीं जिसे डिवाइन आर्ट आता हो। इस कॉन्टिनेंट पे हर कोई डिवाइन आर्ट नहीं यूज कर सकता। चर्च डिवाइन आर्ट पर शक्ति से नियंत्रित रखता है। उनका पर्पस है शैडो एंड डीमन हैज को नॉन ऑर्थोडॉक्स लिस्ट में शामिल करना, इस दुनिया को खतरे में डालने वाली बुरी शक्तियों को रोकना। इसलिए मैंने तुम्हें अब तक डिवाइन आर्ट नहीं सिखाई है। मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई खतरे में पड़ जाओ। और दूसरी ओर डिवाइन आर्ट को यूज करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड है। रिचर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? रिचर्ड की मॉम, तुम्हें एशियन लैंग्वेज सीखनी होगी। सीखने के बाद तुम्हें गॉडेस ऑफ एलिसिया रिकॉग्नाइज कर लेगी। और रिचर्ड बोलता है, द एशियन लैंग्वेज। फिर रिचर्ड की मॉम बोलती है, रिचर्ड, अब तुम समझ ही गए हो कि डिवाइन आर्ट कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम सीखते ही तुरंत ही यूज करने लगो। उसे यूज करने के लिए एशियन लैंग्वेज की जरूरत होती है और गॉडेस ऑफ एलिसिया से एक नॉलेज हासिल करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज होना पड़ता है। फिर उसकी मॉम रिचर्ड को कुछ डिवाइन दी। फिर उसकी मॉम रिचर्ड को कुछ एंशियंट लैंग्वेज बोलती है, मैंने जो बोला वो तुमने अभी तक नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पे तुम्हें एशियंट लैंग्वेज सिखाऊंगी सब कुछ। फिर रिचर्ड भी वो एशियन लैंग्वेज बोलता है अपने मॉम को। फिर बोलता है, एक सच्चा इंसान ताकतवर के साथ बुद्धिमान भी होता है। रिचर्ड की मॉम शॉक में, रिचर्ड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी माँ शॉक में पूछती, किसने सिखाया तुम्हें एशियन लैंग्वेज? रिचर्ड बोलता है, मैंने इसको एक बुक में पढ़ा था। फिर सीन चेंज होता है एक स्टोरेज रूम में। रिचर्ड अपने माँ को अपने पीछे लेके आता है। फिर रिचर्ड बोलता है, इधर माँ, इधर है ये बुक। फिर बोलता है, वो देखो माँ, वो बुक उस आर्ट ट्री पे रखा हुआ है। फिर वो बुक को दिखाई देता है जिसके आजू बाजू एक फॉर्मेशन बना होता है। उसकी माँ बोलती है, तुम इसे खुद से समझ लिए? रिचर्ड बोलता है, बिकॉज क्योंकि मैंने घर में रखी सारी किताब पढ़ ली और आर्ट ट्री में बस यही एक किताब बचा था। फिर उसकी माँ बोलती है, ऐसा लगता है कि यह डेस्टिनेट एलिजमेंट चाइल्ड है, यह ओरिजिनली वही गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए 10वें जन्मदिन पर देने के लिए रखा था। यह गिफ्ट तुम्हारे स्पेशल सेरेमनी के लिए था। फिर उसकी माँ थोड़ा सा उदास होते हुए बोलती है, मैंने सोचा था ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रिचर्ड, ये बुक द होली स्क्रिप्चर मून गॉडेस एलिसिया का है। इसमें रिकॉर्ड है 7 डिवाइन आर्ट स्टोरी जो बिलोंग करता है गॉडेस ऑफ मून एलिसिया को। जो तुमने एशियंट लैंग्वेज बोला वो भी इसी बुक से ही है। फिर रिचर्ड बोलता है, मैं इस बुक को रीड करने के लिए घर में पढ़े सारी बुक को रीड किया, लेकिन फिर भी मैं इसके सिर्फ एक ही लाइन को समझ पाया। फिर उसकी माँ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है, इस बुक के टेक्स्ट उस इंसान के एबिलिटी पे निर्भर करता है कि वो कितना समझ पाता है। मुझे लगता है कि तुम्हें रिकॉग्नाइज मिल चुका है गॉडेस ऑफ एलिसिया से। इवन मुझे भी इस टाइम तक पता नहीं था कि तुम्हें रिकॉग्नाइज मिल चुका है। तो आज की रात वो रात होगी जिस दिन तुम अपना स्पेशल रिचुअल कंप्लीट करोगे। तो तुम इस फॉर्मेशन के बीच में आके किताब लेके हाथ और पैर को फोल्ड करके जोड़ के बैठ जाओ। तुम उस फॉर्मेशन के बीच में इस बुक को रखो और घुटने पे बैठ के प्रेयर करो। फिर रिचर्ड घुटने टेक के बैठ जाता है। फिर उसकी माँ बोलती है, मैं तुम्हारे 10वें जन्मदिन के लिए अपने डिवाइन आर्ट का यूज करूंगी। फिर उसकी माँ बोलती है, तुम डेस्टिनी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गॉडेस ऑफ एलिसिया के हॉल में प्रवेश करोगे। गो रिचर्ड। और फिर उसकी माँ अपना डिवाइन आर्ट यूज करती है। फिर उसकी माँ बोलती है, केयरफुली सुनना मेरे बच्चे। फिर दिखाई देता है वो बुक हवा में उड़ने लगता है और रिचर्ड के चारों तरफ गोल्डन लाइट आने लगते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, तुम्हें वहाँ पे 2 या 3 आइडल मिलेंगे, तुम्हें उनमें से कोई एक को चुनना है। फिर रिचर्ड का एक गोल्डन फिगर दिखाई देता है। फिर रिचर्ड की माँ बोलती है, गॉडेस के आवाज पे ध्यान देना, तुम्हें अपने हार्ट को सुनना है। फिर रिचर्ड का आंख खुलता है और वह एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं। रिचर्ड मन में सोचता है, ये कहाँ है? फिर रिचर्ड को एक वॉइस सुनाई देता है जो बोलता है, तुम्हें पावर की जरूरत है। रिचर्ड बोलता है, किसकी वॉइस है? वो वॉइस बोलता है, मैं कौन हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट
नहीं है। फिर वो वॉइस बोलता है तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे हार्ट के अंदर से बात कर रहा हूँ। फिर उस जगह पे एक गोल्डन लाइट अपेयर होता है और वहां से स्टैचू निकलने लगते हैं। फिर वॉइस स्टैचू का इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो वॉइस बोलता है शक्ति की सारी मूर्तियां जाग उठी, यो बिगन चॉइस। रिचर्ड को बोलता है तुम इनमें से कोई एक को चुन लो। फिर रिचर्ड सोचता है कि मॉम ने तो बताया था कि यहाँ पे 2 या 3 होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कई सारे हैं। फिर वो वॉइस बोलता है डिवाइन आर्ट आइडल एलिजमेंट। एक मूर्ति दिखाई जाता है जिसके हाथ में एक कटोरी और उसके हाथ में एक जग जैसा कुछ होता है। फिर रिचर्ड तुम कहते हो कि ये एलिजमेंट है। फिर वह वॉइस मूर्ति के बारे में बताता है। फिर बताता है पहला मूर्ति डिवाइन आर्ट्स आइडल कर्स और हीलिंग। फिर दूसरा मूर्ति डिवाइन आइडल सेक्शन और पनिशमेंट। फिर तीसरा मूर्ति डिवाइन आर्ट आइडल सिल्वर मून अरेंजमेंट। चौथा मूर्ति डिवाइन आर्ट आइडल जॉर्जमेंट। पांचवा मूर्ति डिवाइन आर्ट आइडल फॉर फॉरगेस्टन और प्रिपरेशन। फिर वो कहता है कि मेरी मॉम ने तो कहा था यहाँ पे 2 या 3 ही विकल्प होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 6 हैं। फिर वॉइस बताता है चुनो तुम। फिर रिचर्ड अपने मन में सोचता है मुझे कैसे चुनने चाहिए। मैं इस स्थिति को पूरी तरह से समझ गया। ये जो 6 डिवाइन आर्ट्स है जो मेरे पास नहीं है वह मेरे लिए क्या दर्शाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं, कैसे उन लड़कों के द्वारा उसे बुली किया गया, कैसे वो उन लड़कों से मार खाया था। वो अपनी मॉम को याद करते हुए मन में सोचता है मुझे बहुत ताकत चाहिए, मुझे इतना कैपेबल बनना है कि मैं अपने मदर को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर वो बुक दिखाई देता है जो अपने पन्ने बहुत तेजी से पलटने लगता है। फिर रिचर्ड अपने मन में बोलता है मुझे एक सच्चे आदमी के रूप में बड़े होना है। फिर रिचर्ड उस लाइन को याद करता है। फिर रिचर्ड अपने माँ के द्वारा बोले गए उस लाइन को याद करता है कि एक सच्चा आदमी एक बुद्धिमान होता है। फिर उसकी माँ बोलती है तुम अपने हार्ट को फॉलो करना, ये बात भी उसको याद आता है। और फिर वो आँख खोलते हुए बोलते हैं मैं समझ गया, मुझे विजडम चाहिए। चिल्ला के बोलता है मुझे विजडम चाहिए, मुझे एक सच्चा आदमी बनना है, मुझे विजडम चाहिए। फिर वो डिवाइन लाइट बोलता है आई अंडरस्टैंड। फिर मूर्ति के हाथ से एक लाइट निकलते हुए दिखाई देता है। तुम्हारे विजडम को चयन करने के बाद वॉइस बोलता है तुम्हारे विजडम को चयन करने के बाद डिवाइन एडिक्ट विल 7 आइडल जो 6 आइडल से बाहर है लेकिन फिर भी उनके बराबर है। फिर वॉइस बोलता है द 7th आइडल। फिर वॉइस बोलता है डिवाइन आर्ट। फिर दिखाई देता है कि एक मूर्ति जिसके 2 पंख है वो अपेयर होता है। फिर वॉइस बताता है ये द डार्क साइड ऑफ द मून है, द डार्क साइड ऑफ द मून। फिर उस मूर्ति को दिखाई जाता है जिसमें से एक ब्लू लाइट और एक डार्क लाइट निकल रहा होता है। फिर एक लेटर अपेयर होता है, उसमें लिखा रहता है दुनिया का संतुलन यह तय करता है कि प्रॉफिट का एक प्राइस होता है। फिर रिचर्ड उस लाइन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। फिर एक और लाइन शो होता है, उस लाइन में लिखा रहता है तुम एक अनएक्सेप्टेबल एबिलिटी को पाने के लिए क्या चुका सकते हो, क्या कीमत चुका सकते हो। फिर एक ओपी सा पैनल दिखाई देता है। फिर सीन वापस उसकी माँ पे शिफ्ट होता है। फिर दिखाई देता है उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है और रिचर्ड बुक के पास बैठा है और उसके स्माइल आ रहा है, एक डार्क स्माइल दे रहा है। फिर रिचर्ड की माँ रिचर्ड को बुलाते हुए उसको जैसे ही छूती है, फिर रिचर्ड के हाथ और पैर से डार्क ऑरा निकलने लगता है। रिचर्ड की माँ बोलती है ये तो शैडो क्रीचर है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।